हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ लेट्स कंटिन्यू द सीरीज। जो हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो प्री हिस्टोरिक साइट्स थे उसके बारे में डिटेल में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम सेकंड टॉपिक दैट इज वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू किस टाइप की क्वेश्चंस वैदिक कल्चर में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, ऑलराइट। सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेड हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन ब्रह्मवादिनी है और फिर वो बताता भी है कि ब्रह्मवादिनी क्या है। द क्वेश्चन सेज ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास। तो यहां से आपको एक चीज तो समझ आई कि ब्रह्मवादिनी कौन होते हैं। सो ब्रह्मवादिनी वो लोग होते हैं जिन्होंने वेदास को कंपोज किया है, मतलब वेद को लिखने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है उन सबको ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लोपामुद्रा, गर्गी, लीलावती एंड सावित्री। ये 4 वुमेन्स के नाम लिखे हुए हैं। इन चारों में से कोई एक ब्रह्मवादिनी है। कौन है आपको ये पता लगाना था। द आंसर इज लोपामुद्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोपामुद्रा को एक ब्रह्मवादिनी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वेदास को लिखने में, स्पेशली ऋग्वेदा को लिखने में काफी इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। ठीक है, सो बाकी तीनों के बारे में भी हम देख लेते हैं। सो आई होप लोपामुद्रा आपको समझ आ गया। तो गर्गी कौन थी? गर्गी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल राइटर एंड पोएट थी। मतलब एंशिएंट टाइम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थी जिन्होंने उपनिषद में लिखने में बहुत सारा अपना अहम योगदान दिया है। सो उपनिषद को लिखने में गर्गी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऋग्वेद को लिखने में लोपामुद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन लेट्स कम टू लीलावती। लीलावती कौन है? देखिए, आपने एक भास्कर 2 के बारे में सुना होगा। भास्कर 2 भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थे और उनकी जो बेटी थी उनका नाम था लीलावती। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन मैथमेटिशियन है, इंडियन वुमेन मैथमेटिशियन है। ठीक है, लीलावती। एंड फोर्थ है सावित्री। सावित्री को भगवान सूर्य, जो सूर्य देव हैं, उनकी डॉटर माना जाता है और साथ ही साथ उनको मदर ऑफ द वेदास भी बोला जाता है और इनको गायत्री बोलकर भी आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि जो गायत्री माता की जो आप पूजा करते हैं, जो आप बेसिकली गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वो एक्चुअली आप माता सावित्री के लिए ही पढ़ते हैं बिकॉज सावित्री जी ही गायत्री माता है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए। इनमें से ब्रह्मवादिनी कौन है? लोपामुद्रा, जिन्होंने ऋग्वेदा को लिखा है, ऋग्वेदा को लिखने में अपना कुछ योगदान दिया है। इसके अलावा गर्गी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वुमेन पोएट थी एंशिएंट टाइम्स में, जिन्होंने उपनिषद को लिखने में बहुत योगदान दिया है। लीलावती एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थी जो कि भास्कर 2 की डॉटर थी। एंड फोर्थ सावित्री गायत्री माता है जो कि भगवान सूर्य की बेटी मानी जाती है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन 1995 के अंदर पूछा गया था। ऑलराइट, देन 1995 के अंदर ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि द टर्म यवन प्रिय मेंशन्ड इन संस्कृत टेक्स्ट डिनोट्स व्हाट। यानी कि यवन प्रिय जो टर्म है, जो कि संस्कृत का एक टर्म है, उसका मतलब क्या है? यवन प्रिय का मतलब क्या है? ऑप्शंस थे अ फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मुस्लिन। ये मुस्लिम नहीं होगा, यहाँ पर मुस्लिन होगा, मुस्लिन। ठीक है, उसके अलावा आइवरी, मतलब कि इंडियन मुस्लिम क्या होता है? एक टाइप का क्लॉथ होता है, एक कपड़ा होता है। बोला जाता है क्या ये एक यवन प्रिय जो है वो एक टाइप का इंडियन मुस्लिम है, यानी कि एक इंडियन कपड़ा है, या फिर ये आइवरी है? आइवरी मतलब हाथी के दांत से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है। या फिर तीसरा दे आर डैमजल्स, जिसको ग्रीक कोर्ट्स में भेजा रहा है डांस परफॉर्म करने के लिए। मतलब डैमजल्स का मतलब होता है डांसर्स। क्या ये डांसर्स हैं? क्या यवन प्रिय हम डांसर्स को बोलते थे जो कि ग्रीक कोर्ट में भेजे जाते थे, या फिर यवन प्रिय हम पेपर को बोलते हैं? पेपर मतलब काली मिर्च। देखिए, यवन प्रिय वर्ड को अगर आप ब्रेक करो तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यवन एंड प्रिय। प्रिय का मतलब क्या होता है? फेवरेट। और यवन किसको बोलते थे? तो माना जाता है एंशिएंट टाइम्स में जो सेंट्रल एशियन पीपल थे, सेंट्रल एशिया में जो लोग रहते थे, उनको यवन बोला जाता था। तो यवन के प्रिय लोग क्या थे? मतलब यवन का फेवरेट्स क्या था? तो यवन का फेवरेट था पेपर। तो ध्यान रखिएगा, पेपर यानी कि काली मिर्च जो है वो बहुत पसंद था यवन्स को, बिकॉज पेपर को इस्तेमाल करके वो अपने फूड को और डिलीशियस बना सकते थे। देन पेपर को वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस तरीके से पेपर उनके लिए काफ़ी फेवरेट था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। इसलिए यवन प्रिय वर्ड जो है वो पेपर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और एक्चुअली पेपर के लिए ही भारत के अंदर वो सेंट्रल एशिया से आए भी थे। इंडिया के अंदर जो अलग अलग सेंट्रल एशियन ट्राइब्स आती हैं वो बेसिकली पेपर के लिए ही आए थे। दैट इज वाई यवन प्रिय वर्ड जो है वो पेपर को बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। देन 1996 में एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन सेड अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोलॉजिक आइडियाज, जो भारत का जो बेसिकली कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज हैं उसके अकॉर्डिंग जो 4 युग हैं, 4 इयॉन्स हैं, उनका सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या है? राइट,
तो ऑप्शन था द्वापर, कृता, त्रेता, काली या फिर कृता द्वापर, राइट। इस तरीके से आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर ढूंढना था। और देखिए जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये होता है, सतयुग, देन त्रेता युग, देन कम्स द्वापर युग एंड देन कम्स कलयुग। कलयुग यानी कि जो प्रेजेंट टाइम से भी, ठीक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, देन कलयुग, ये 4 डिफरेंट युग्स हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो चारों ही युग है, इन चारों युगों में भगवान विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु उनके अलग अलग अवतार आए हैं। देखिए जो पहला युग था उसका नाम था सत्ययुग। सतयुग को हम सत्ययुग कहते हैं। सत्ययुग में देखिए कौन आए थे, नरसिम्हा अवतार आए थे। नरसिम्हा अवतार के बारे में आपने सुना होगा, राइट। देन आया त्रेता युग। त्रेता युग में कौन आए थे, त्रेता युग में भगवान राम आए थे, ठीक है। परशुराम भगवान भी आए थे, बलराम भगवान भी आए थे, बट मेनली राम भगवान के कारण ये फेमस है। उसके अलावा द्वापर युग, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे। और अभी जो चल रहा है वो दैट इज कलयुग। कलयुग में अभी तक कोई नहीं आया है, बट माना जा रहा है विष्णु भगवान के 10th अवतार जो है, कल की अवतार, वो इस पर्टिकुलर युग में आएंगे, ठीक है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब देखिए आपको यहाँ पर त्रेता, द्वापर और कलयुग तो मिल जा रहा है, बट सतयुग कहीं नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, सतयुग को ही कृतयुग बोला जाता है। कृतयुग जो है वो सतयुग को ही बोला जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको बस करेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एंड कलयुग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूपीएससी फिर से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, बट अभी ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं। 1996 में ये आखिरी बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। इसके अलावा 1996 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, द रिवर मोस्ट मेंशनड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, मतलब कौन सा रिवर जो है वो सबसे ज्यादा हमारे ऋग्वेदा के अंदर मेंशनड है, उसके बारे में पूछा गया था। ऑप्शंस वर सिंधु, सुतूद्री, सरस्वती एंड गंगा। अब सुतूद्री वर्ड जो है वो सतलज को बोलते थे, ध्यान रखिएगा, सतलज को ही सुतूद्री बोलते थे, ये भी ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कौन सा रिवर सबसे ज्यादा अर्ली वैदिक लिटरेचर के अंदर पाया जाता है। द आंसर इज सिंधु, यानी कि इंडस एज। इंडस एज जो है, इंडस रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा सतयुग के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा इंडस के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है वो है सरस्वती रिवर। इसके अलावा सतलज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यमुना भी इंपॉर्टेंट है, और गंगा और यमुना, देखो गंगा और यमुना की क्या इंपॉर्टेंस है। गंगा को ऋग्वेदा के अंदर सिर्फ एक ही बार मेंशन किया गया है और यमुना को सिर्फ 2 बार मेंशन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भले ही गंगा और यमुना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है, बट पहले के टाइम में गंगा और यमुना इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बिकॉज ऋग्वेदा के टाइम में इनकी मेंशनिंग जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि गंगा रिवर को सिर्फ एक ही बार मेंशन किया गया है, सुतूद्री वर्ड को ही सतलज रिवर बोला जाता है। दीज आर वेरी वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो अभी तक जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए उससे थोड़ा पैटर्न समझिए। पहली चीज़ तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा गया है। कुछ पर्सनैलिटीज़ और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है उसके बारे में पूछा गया है। सो आपको लोपामुद्रा की कंट्रीब्यूशन पता चल गई है कि उन्होंने वेदास में लिखे थे। गर्गी की कंट्रीब्यूशन पता चल गई है। लीलावती जी की कंट्रीब्यूशन मैथमेटिशियन थी। सावित्री की कंट्रीब्यूशन क्या थी पता चल गई है। सेकेंड, कुछ टर्म्स पूछे जा रहे हैं, जो टर्म्स बेसिकली उस टर्म की मीनिंग आपको पता करने के लिए बोली जाएगी, यानी कि एक टर्म दिया गया है और उसका मीनिंग क्या है ये आपको पता करने के लिए बोला गया है। थर्ड चीज, युगों के बारे में पूछा गया है, बट दिस वाज अ वन ऑफ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आएगा भी तो वी विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली, बिकॉज बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ पूछा गया कि कौन कौन से रिवर इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर सिंधु रिवर थी, यानी कि इंडस रिवर। सबसे कम इंपॉर्टेंट रिवर गंगा थी, बिकॉज सिर्फ एक ही बार मेंशन किया गया था उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अर्ली वैदिक लिटरेचर में, ये सब चीज़ें। इसके अलावा कुछ चीज़ें और पूछी गई थी, जैसे एक उपनिषद के ऊपर क्वेश्चन आया था। उपनिषद में यह बोला जाता है कि नचिकेत और यम, यम मतलब यमराज, नचिकेत और यम के बीच में एक बातचीत हुई थी, एक फेमस डायलॉग हुआ था, वो कौन से उपनिषद के अंदर मेंशन्ड है। द क्वेश्चन सेज द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद। सिंपल वर्ड्स में पहले समझिए, नचिकेत और यम के बीच में बात किस चीज़ के बारे में हुई थी। तो ये बातचीत हुई थी बेसिकली कि मृत्यु के बाद क्या होता है, व्हाट कम्स आफ्टर डेथ। सो नचिकेत जी ने यमराज से पूछा था कि एग्जैक्टली मृत्यु के बाद क्या होता है, डेथ के बाद क्या होता है, और यमराज जी ने उनको आंसर दिया था। ये पर्टिकुलर जो है किस उपनिषद के अंदर मेंशन्ड है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सोचिए, यहाँ पर थीम ऑफ द क्वेश्चन क्या है। थीम है कि एक पर्टिकुलर उपनिषद जो है, कोई भी एक उपनिषद जो है, उसके अंदर मेन कोर आइडिया क्या मेंशन्ड है, राइट। मेन कोर आइडिया क्या है, बिकॉज देखिए एक उपनिषद के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बट उनमें से कोई एक चीज़ जो होती है वो कोर होती है, राइट। वो कोर क्या है वो चीज़ पूछी जा रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग उपनिषद्स में जो इंपॉर्टेंट उपनिषद्स हैं उनका कोर आइडियाज़ क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो फेमस डायलॉग कौन कौन सा है, नचिकेत और यम के बीच में, ये मेंशन करने को बोला गया है। ऑप्शन आर चांडोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठो उपनिषद और कीनो उपनिषद।
तो आंसर यहाँ पर है कठोपनिषद। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। कठोपनिषद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कठोपनिषद जो है वो यहाँ पर नचिकेत और यम के बारे में मेंशन करता है। द आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी सी, चार्ली, यानी कि कठोपनिषद। बाकी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने आई होप आप समझ गया कि जो कठोपनिषद है उसके अंदर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में मेंशन किया गया है कि एग्जैक्टली किस तरीके से आत्मा का सफर होता है डेथ के बाद। ठीक है, और उसके बाद जो ये जो कठोपनिषद है ना, ये बेसिकली यजुर्वेद का पार्ट है। 4 वेदास हैं, एक का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है उस पर्टिकुलर में बहुत ज़्यादा कुछ उपनिषद प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो ये वाला है कठोपनिषद है जिसके अंदर नचिकेत और यम की कहानी लिखी हुई है, ये मेंशन्ड है यजुर्वेद के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो चांडोग्य उपनिषद है, जो बाकी ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। चांडोग्य उपनिषद क्या है? देखो, चांडोग्य उपनिषद जो है आपको बस ध्यान रखना है कि ये सामवेद के अंदर मेंशन्ड है। सामवेद, अब सामवेद क्या था? सामवेद एक ऐसा वेद था जिसके अंदर मेलोडी के बारे में मेंशन थी। मेलोडी मतलब सॉन्ग्स के बारे में मेंशन है, म्यूजिक के बारे में मेंशन है सामवेद के अंदर। ठीक है, तो सामवेद, चांडोग्य उपनिषद, ये दोनों का कनेक्शन है, ध्यान रखिएगा। देन कम्स मुंडक उपनिषद। तो देखो, एक चीज ध्यान रखो, मुंडक उपनिषद बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज जो आप हमारा सत्यमेव जयते जो वर्ड है, सत्यमेव जयते जो भारत का एम्बलम है, वहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सत्यमेव जयते जो है ये इसी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ये जो मुंडक उपनिषद है ना, ये खुद अथर्ववेद का पार्ट है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है ना, ध्यान रखिएगा। देखो, अथर्ववेद फेमस किस चीज़ के लिए है? इसके अंदर चार्म्स एंड स्पेल्स वगैरह मेंशन्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं इसके अंदर कि कैसे तंत्र विद्या कैसी होनी चाहिए, मंत्र विद्या कैसी होनी चाहिए, ये सब अथर्ववेद के अंदर मेंशन्ड है। और इसी अथर्ववेद का पार्ट है मुंडक उपनिषद, और इसी मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसका मतलब है सत्य की जीत हो। सत्य की जीत हो मतलब ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, मतलब जो सच होता है वही हमेशा जीतता है। ठीक है, तो आई होप मुंडक उपनिषद भी समझ आ गया आपको। चांडोक्य उपनिषद आपको समझ आ गया, ये सामवेद का पार्ट है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का पार्ट है। कठोपनिषद हमने देख लिया यहाँ पर ऑलरेडी। बेसिकली जो ये कठोपवेद है यहाँ पर ये यजुर्वेद का पार्ट है। ठीक है, ये यजुर्वेद का पार्ट है। सो यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में बेसिकली मेंशन्ड है कि किस तरीके से यज्ञ को किस तरीके से करना है, उसका प्रोसीजर मेंशन्ड है, प्रोसीजर। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। एंड फाइनली कम्स कीनो उपनिषद। कीनो उपनिषद बेसिकली हमारे सामवेद के अंदर मेंशन्ड है, यानी कि म्यूजिक वाले के अंदर मेंशन्ड है। ऑलराइट, सो किस उपनिषद में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर वेदों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, इन चारों की इंपॉर्टेंस को हमने ऑलरेडी अभी शॉर्ट में डिस्कस तो कर लिया है, फिर से एक बार देखते हैं। ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे हाइम्स लिखे गए हैं। हाइम्स मतलब बहुत सारे पूजा पाठ करने के तरीके लिखे गए हैं। भगवान इंद्र को कैसे बुलाना है, सोम भगवान को, वरुण भगवान को, इनको कैसे बुलाना है, ये सब चीज़ें मेंशन्ड है इसके अंदर। और ये सबसे पुराना वेद है। सामवेद के अंदर म्यूजिक के बारे में मेंशन्ड है, मेलोडीज के बारे में मेंशन्ड है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के जितने भी वर्सेस हैं, हिम्स हैं, वो सारे के सारे सामवेद में इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब जो मंत्र ऋग्वेद में लिखे गए हैं वही वेद सामवेद में लिखे गए हैं, लेकिन बस उसको मेलोडियस फॉर्मेट में गाया जाता है, यानी कि म्यूजिक के फॉर्मेट में गाया जाता है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद बेसिकली एक ऐसा वेद है बेसिकली जिसके अंदर चार्म्स के बारे में मेंशन्ड है। चार्म्स, स्पेल्स, मतलब किस तरीके के मंत्र वगैरह है, किस तरीके से अलग अलग तंत्र विद्या है, ये सब चीज़ें मेंशन्ड है अथर्ववेद में। एंड फाइनली कम्स यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर बेसिकली आपको मिलेगा कि यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली कौन सा वेद किस चीज़ से डील करता है और कौन से उपनिषद में क्या चीज़ें, क्या कोर आइडियाज़ हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन 1999 के अंदर पूछा गया था। टर्म आर्यन डिनोट्स व्हाट? जो आर्यन वर्ड है वो किसका मतलब क्या है? क्या ये एक एथनिक ग्रुप है, क्या ये एक नोमैडिक पीपल है, क्या एक स्पीच ग्रुप है, या फिर एक सुपीरियर रेस है? ना समझिए, आर्यन वर्ड जो है ये बेसिकली एक स्पीच ग्रुप है, मतलब एक लिंग्विस्टिक टर्म है। आर्यन किसी जगह पे रहने वाले लोगों को नहीं बोलते हैं, रादर आर्यंस उनको बोला गया था जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, सो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो पुरानी लैंग्वेजेस थी, उनमें जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस ऐसे सारे लोग जो बोलते थे, उन सबको यहाँ पर आर्यन बोला गया है। और ये लोग सेंट्रल एशिया में रहते थे और वहीं से माइग्रेट करके ये लोग इंडिया आए थे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि जो आर्यन वर्ड है वो यहाँ पर स्पीच ग्रुप है। ठीक है, आई होप दिस इज प्रॉपरली क्लियर। ऑलराइट, सो एक स्पीच ग्रुप है। इसके अलावा 1999 में ही फिर से एक बार क्वेश्चन आया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स?
अभी हमने डिस्कस किया इसको कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैजिकल स्पेल्स के बारे में मेंशन करता है? द आंसर इज अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद के अंदर मेंशन है। फिर से एक बार डिस्कस करो और फिर से एक बार रिवाइज करो। ऋग्वेद में क्या है? हाइम्स मेंशन है, मंत्र मेंशन है। सामवेद में म्यूजिक मेंशन है। यजुर्वेद में यज्ञ को करने का प्रोसीजर क्या क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो मेंशन है। और अथर्ववेद में मैजिकल स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स, ये सब चीजें मेंशन है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अथर्ववेद इज द आंसर टू दिस वन। ऑलराइट, ऋग्वेद सबसे पुराने राइटिंग्स में से एक है, संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। ठीक है, और बहुत सारे वैदिक गॉड जैसे कि इंद्र भगवान, अग्नि भगवान, वरुण भगवान, इन सब के बारे में मेंशन है यहाँ पर। यजुर्वेद जो है यहाँ पर यज्ञ के बारे में मेंशन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सामवेद जो है वो म्यूजिक के बारे में मेंशन है, मेलोडीज, चैंट्स, इन सब के बारे में मेंशन है। अब देखिए, एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 1995 में पूछा जाता है, फिर से 1995 में पूछा जाता है, फिर 1996 में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर 1997 में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर 1999 में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद 10 साल तक वैदिक एज से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। देन अगेन 2011 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2011 के बाद 2012 के अंदर फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड 2014 के अंदर फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट 2014 के बाद पिछले ऑलमोस्ट 9 सालों से वैदिक एज के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, प्लीज अगेन इसको ध्यान रखिएगा। यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको आप तैयार करते समय उतना ही समय दीजिएगा जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है इसको। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आई होप आप क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ रहे हैं। एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। उन क्वेश्चन के फॉर्मेट को ही ध्यान में रखकर ऋग्वैदिक और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको बेसिकली करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 2011 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन सेज द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ व्हाट। मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड है उनका रिलीजन क्या था? क्या वो भक्ति करते थे? क्या वो इमेज वर्शिप करते थे और साथ में यज्ञ करते थे? क्या वो नेचर की वर्शिप करते थे और साथ में यज्ञ करते थे? क्या वो नेचर की वर्शिप करते थे और साथ में भक्ति करते थे? तो यहां पर 4 चीजें हैं, एक है भक्ति, एक है यज्ञ, एक है इमेज से पूजा करना और एक है नेचर की पूजा करना। ये कनेक्शन है। क्या वो भक्ति करते थे, क्या वो या फिर वो यज्ञ करते थे? सबसे पहले समझिए, ध्यान रखिएगा, अर्ली वेदास में भक्ति नाम की कोई चीज थी ही नहीं। भक्ति का मतलब क्या होता है? जहां आप गाने गा कर भगवान को, मतलब भगवान के प्रेज में गाने गाते हो, राइट? जो बहुत सारे गाने वगैरह हैं, मेलोडीज वगैरह बनती है, उसे कहते हैं भक्ति करना। वो लोग उस समय में यज्ञ करते थे। यज्ञ करने के बाद बेसिकली वो भगवान को धरती पे बुलाते थे। इस तरीके के यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। और 2 चीजें, क्या वो इमेज की पूजा करते थे या फिर क्या वो नेचर की पूजा करते थे? आंसर इज वो नेचर की पूजा करते थे। उस समय इमेज का हमें कोई भी यहाँ पर एविडेंसेस नहीं मिला है। सो वो नेचर की वर्शिप करते थे और साथ में वो यज्ञ करते थे। द आंसर शुड बी चार्ली, इट इज चार्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेचर की पूजा करते थे और साथ में वो यज्ञ करते थे। नाउ वैदिक आर्यंस बेसिकली नेचर की पूजा करते थे, जैसे कि सूर्य भगवान की पूजा करते थे, ट्रीज की, फायर की, विंड की, डॉन, वाटर, रेन, अर्थ, इन सब की पूजा करते थे। और साथ ही साथ वो बेसिकली इंपॉर्टेंस देते थे डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म के ऊपर। मतलब वो कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका मानना था जो कर्म है या फिर जो एक्शन है वही एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपका कैसा जिंदगी आपकी जाने वाली है। तो ये चीज़ वैदिक एज के अंदर काफ़ी स्ट्रांग थी। ठीक है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो 2011 के बाद फिर से एक बार 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन सेज द धर्म एंड रीत डिपिक्ट्स अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब बोल रहा है धर्म और रीत जो है, तो रीत आपने सुना होगा, कहते हैं ना रीति और नीति के साथ ही काम करना चाहिए। रीति और नीति, रीति का मतलब होता है लॉ, ठीक है, और नीति का मतलब होता है बेसिकली समथिंग दैट इज मॉरल। नीति का मतलब होता है मॉरल। ठीक है, सो बोल रहा है कि धर्म और रीति जो है ये दोनों ही भारतीय वैदिक सिविलाइजेशन की सेंट्रल आइडियाज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, धर्म भी और रीत यानी कि लॉ भी, ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज धर्म was a conception of obligations and of the discharge of one's duties to oneself and to others. सिंपल वर्ड में क्वेश्चन किया गया है कि क्या धर्म एक ऑब्लिगेशन है, मतलब क्या आपको कुछ करने पे मजबूर करता है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज के बारे में बात करता है, राइट? जो आप खुद के लिए करते हो, जो दूसरों के लिए करते हो। पहला स्टेटमेंट है कि धर्म क्या दूसरों के लिए किया जाता है, मतलब धर्म आपके लिए एक ड्यूटी है। दूसरा, रीत एक फंडामेंटल मॉरल लॉ है, एक मोरालिटी का लॉ है जो कि आपके पूरे यूनिवर्स के फंक्शनिंग को गवर्न करता है। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है, क्या कोई एक सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, राइट?
समझिए, धर्म क्या एक ऑब्लिगेशन है? द आंसर इज यस। धर्म आपको कुछ करना सिखाता है, किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से व्यवहार रखना है वो सिखाता है। ठीक है, आई होप आपने सुना होगा, एक स्टेटमेंट है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत रख। अगेन, कर्म इज धर्म। ठीक है, कनेक्ट करो यहां पर कर्म को और धर्म को। धर्म का मतलब है आपकी ड्यूटी करते जाओ, आप वहां पर अपनी फल की चिंता मत करो, आप किसी चीज के मुंह में आकर कर्म मत करो, रादर आप धर्म को फॉलो इसलिए करो बिकॉज वो आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही है। पहला स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। दूसरा, रीत क्या है? रीत बेसिकली अगर आपने कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में सुना होगा तो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में जो रीत वर्ड होता है ना, वो एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ को बोलते हैं। कहते हैं ना कि यहाँ का यही रीति रिवाज है। तो रीति रिवाज जो आपने सुना होगा, रीति रिवाज यही इसी वर्ड से है, रीत वर्ड से है। तो रीत वर्ड का मतलब क्या है कि पूरे यूनिवर्स का यही लॉ है, मॉरल लॉ है। जैसे रीति रिवाज बोलते हैं तो हम एक रीजन के बारे में बात करते हैं कि इस रीजन का यही रीति रिवाज है, मतलब यही लॉ है। ठीक है, सो ये एक मॉरल लॉ होता है जो कि पूरे यूनिवर्स को फंक्शन करता है। अगर हम सिंपल रीत की बात करते हैं तो ये पूरी यूनिवर्स को है। अगर हम रीति रिवाज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द नेशन की तरह है, एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की तरह है। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। धर्म और रीति जो है वो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धर्म आपको ड्यूटीज करना सिखाता है और रीति जो है वो बोलता है कि पूरे यूनिवर्स का जो लॉ है उसको हम रीति बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में। इसको फिर से समझो थोड़ा सा। इंडिया का जो लॉ है, इंडिया का जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, संविधान बोलते हैं। उस तरीके से जो यूनिवर्स का लॉ है उसको हम रीति बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप आप समझ गए। पर ध्यान रखिएगा, इस यूनिवर्सल लॉ के बारे में सिर्फ इंडियन माइथोलॉजिकल जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप अमेरिका में जाकर भी पूछो कि रीति क्या है तो उनको पता होगा। दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू अबाउट दिस थिंग, राइट। सो भारत यहाँ पर इस रीति को फॉलो करता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो धर्म जो हम खुद के लिए करते हैं और जो दूसरों के लिए करते हैं उसको बोला जाता है रीति। बेसिकली फंडामेंटल मॉरल लॉ है जो कि पूरे यूनिवर्स के फंक्शनिंग को गवर्न करता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो रीति है जो पूरे यूनिवर्स को मेंटेन कर रहा है वही एक्चुअली हमारे धर्म को भी और हमारे कर्म को भी मेंटेन कर रहा है। सो धर्म हमारा एक सबसेट है रीति का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, ये 2012 में पूछा गया था। देन जो आखिरी क्वेश्चन आया था वैदिक एज से, दैट वाज आस्क्ड इन 2014, 2014 में पूछा गया था। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। नाउ याद करो, अगेन हमने ऑलरेडी उपनिषद के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो इसके ऑप्शंस ध्यान से देखो जरा। ऑप्शन बोलता है कठो उपनिषद, चांडोग्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद एंड मुंडक उपनिषद। नाउ जो पिछला क्वेश्चन था उसके ऑप्शन देखिए जरा यहाँ पर। ऑप्शन सेज चांडोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठो उपनिषद और कीनो उपनिषद। मतलब सिर्फ कीनो उपनिषद को यहाँ पर हटा करके ऐत्रेय उपनिषद को ऐड कर दिया गया है और बाकी सब चीजें तो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ? अगेन देखो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है यहाँ पर। हमने यहाँ पर जब देखा था तो नचिकेत और यम के बारे में कठोपनिषद के अंदर मेंशन है, बट वहाँ पर एक ऑप्शन था मुंडक उपनिषद। और मुंडक उपनिषद को पढ़ते समय हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारा बेसिकली जो हमारा सत्यमेव जयते है वो इस मुंडक उपनिषद से लिया गया है जो कि अथर्ववेद के अंदर मेंशन है। और सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर 2014 के अंदर पूछा जाता है। द क्वेश्चन वॉज कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? द आंसर इज एज सिंपल एज दैट कि ये आंसर जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये पर्टिकुलर जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सो सत्यमेव जयते हमारा नेशनल मोटो है, राइट। और हम इसका हम मानते हैं। नेशनल मोटो का मतलब क्या होता है? बेसिकली नेशनल मोटो का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम सत्य को सही मानते हैं, राइट। सत्य के साथ ही हम अपना काम डेफिनेटली करते हैं। दैट इज मेंशन्ड इन मुंडक उपनिषद। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आई होप हमने कवर कर ही लिया है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वैदिक कल्चर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यूपीएससी यहाँ पर पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मवादिनी के ऊपर पूछा गया है और उसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ना है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या था उसके बारे में पढ़ना है। पहली चीज़ तो ऋग्वेद, जब आप वैदिक अपना पार्ट रिवाइज करेंगे तब। सेकंड बोल रहा है यवन प्रिय के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म है, उनका मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर मीनिंग। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि हमें जैसे यवन प्रिय के ऊपर पूछा गया है तो कोई और ऐसा टर्म जो है उस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। थर्ड, ये एक वन ऑफ क्वेश्चन था, ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या ऑर्डर है।
इसके अलावा रिवर्स के बारे में पूछा गया है। देखो कि ऋग वैदिक एज में इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स के बारे में पूछा गया है। कौन से रिवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स के बारे में पूछा हुआ है। तो कौन कौन से रिवर्स ऋग वैदिक एज में प्रेजेंट थी, उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उन रिवर्स के बैंक साइड पे कौन कौन से प्लेसेस प्रेजेंट थे, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा उपनिषद के बारे में पूछा गया है कि उपनिषद की टीचिंग्स क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए मेन टीचिंग्स, मेन या फिर कोर टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स। जो मेन उपनिषद है, जो इंपॉर्टेंट उपनिषद है, उनकी कोर टीचिंग्स क्या क्या है, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लस वो उपनिषद जो है फाउंड इन विच वेदा, फाउंड इन विच वेद। जैसे हमने देखा था कठोपनिषद जो है वो बेसिकली कहाँ पे मेंशन था, वो मेंशन था यजुर्वेद के अंदर, राइट। मुंडक उपनिषद कहाँ मेंशन था, वो मेंशन था अथर्ववेद के अंदर। तो इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो उपनिषद है वो कहाँ पर मेंशनड है। ठीक है, इसके अलावा देखो नेक्स्ट पूछा गया टर्म आर्यन। तो क्या हम अगेन इसको इसी वाले में रख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स, कि जो आर्यन टर्म था एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या था। इसके अलावा देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, कि वेदास की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि उपनिषद की टीचिंग क्या थी, यहाँ हम देख लेंगे टीचिंग्स ऑफ वेदास। वेदास की टीचिंग क्या थी हमें पता होना चाहिए, कौन से वेदा किस चीज़ के लिए बात करता है हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कि अर्ली वैदिक एरा में रिलीजन किस तरह का था, तो रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्या थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको एक बड़े उसमें डाल सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, जो ऋग्वेदिक पीरियड है, ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको रिलीजन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था धर्म और रीत के बारे में। तो अगेन क्या हम इसको इसी वाले में डाल सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, धर्म का मतलब क्या है, रीत का मतलब क्या है, ये दोनों टर्म्स ही पूछे हुए थे। ठीक है, एंड फाइनल क्वेश्चन वाज कि जो सत्यमेव जाते हैं वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये वाला हमारा इस वाले में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ उपनिषद। जब आप उपनिषद के बारे में पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मुंडक उपनिषद में ये आंसर मिल जाएगा कि सत्यमेव जाते हैं वहीं पर मेंशन्ड है। तो ये यहाँ पर 6 मेन टॉपिक्स हैं वैदिक पीरियड में जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो 2024 में अगर क्वेश्चन आएगा तो अगेन इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज 6 टॉपिक्स ओनली। पहला जो वैदिक पीरियड है उसका कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पूछेगा और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। दूसरा किसी इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पूछेगा और उसकी मीनिंग क्या है। तीसरा किसी रिवर के बारे में पूछ सकता है, जैसे गंगा रिवर को सिर्फ एक ही बार मेंशन किया गया है, यमुना को सिर्फ 2 ही बार मेंशन किया गया है, सिंधु रिवर को सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया है, राइट। फिर सरस्वती रिवर को उसके बाद सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा कौन से उपनिषद की टीचिंग्स क्या है, जैसे कठोपनिषद में मेन टीचिंग क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी कि नचिकेत और यमराज के बीच में जो बातचीत होती है तो बातचीत इस बात पे होती है कि डेथ के बाद आत्मा का क्या होता है। फिर यहाँ पर मुंडक उपनिषद जो है, मुंडक उपनिषद किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो बात करता है तंत्र विद्या के बारे में, और उसी के अंदर सत्यमेव वर्ड यहाँ पर मेंशन्ड है। इस तरीके से अलग अलग उपनिषद की जो टीचिंग्स है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। कौन सा जो बेसिकली उपनिषद है या फिर ब्राह्मणाज हैं वो कौन से वेद के अंदर पाए जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कौन से वेद की टीचिंग्स क्या है, बिकॉज देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ था कि कौन सा वेद है जो कि मैजिकल स्पेल्स के बारे में बात करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेद की टीचिंग्स क्या क्या है। और फाइनली आपको ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। एक क्वेश्चन उसके रिलीजन से रिलेटेड आया हुआ है कि किस तरीके की पूजा करते थे वो लोग, बट इसके आसपास के भी क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ के लोग कैसे थे, किस तरीके से वो लोग अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ करते थे, इन सब चीज़ों के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डोंट गो टू मच इन डीप, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इन चीज़ों को कवर कीजिए और जल्दी से जल्दी कवर कीजिए। डोंट गिव मोर देन 1 डे टू इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अपना वैदिक पीरियड। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको फिनिश कीजिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली कम बैक एंड रिवाइज कर सको अपने बाकी स्टैटिक सिलेबस को भी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया कि वैदिक कल्चर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉन इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स के अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉन इंपॉर्टेंट है, ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। If you found this particular video and this series helpful, please leave a like, share this video with your friends and colleagues, and thank you so much for listening.